नाम अनुपम है और क्षेत्रीय संगठन मंत्री भारतीय मजदूर संघ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है, उसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली 3 राज्य आते हैं और साथ ही नेपाल राष्ट्र का भी समन्वय का काम भारतीय मजदूर संघ का मेरे पास है और मेरा केंद्र लखनऊ है। तो ये जो संगठन आपका है, ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल की आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो इन जिम्मेदारियों को निर्वहन करते हुए आपने हिंदुस्तान के अन्य हिस्सों में भी और नेपाल तक में भी जो है ये कैंपेनिंग किया होगा किसानों के बीच। तो अभी जो बीते वर्ष थे मोदी जी के कार्यकाल के पहले के, और उसमें मजदूर और किसान को लेकर क्या मतलब चेंजिंग आई आपकी समझ से? पूरे ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारतीय मजदूर संघ के प्रयासों से और वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है, उसमें पहली बार और मिनिमम वेज मजदूरों के लिए ये घोषित हुआ। ये एक ऐतिहासिक बात है। इसके पहले जो भी स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, नॉन स्किल्ड ऐसे जो लेबर के क्षेत्र में और उनके मिनिमम वेज की बात चलती थी, आज़ादी से लेकर के और आज तक इसकी कोई नीति घोषित नहीं थी। तो हम इसका बहुत ही पुरजोर स्वागत करते हैं और भारतीय मजदूर संघ ने समय समय पर इसका स्वागत भी किया है। बहुत सी ऐसी बातें रहती हैं कि सरकार के जो मजदूरों से संबंधित बातें रहती हैं, उसको ध्यान में रखकर उसको हित के लिए ही भारतीय मजदूर संघ काम करता है। और आज वर्तमान सरकार गरीबों को लेकर के बहुत ही संजीदा है। वो चाहे राशन का विषय हो, चाहे उनके मकान का विषय हो, चाहे सिलेंडर का विषय हो, चाहे उनके अधिकारों का, गरीब जो बहन बेटियां उनकी सुरक्षा का विषय हो। तो आज इस चीज़ को लेकर के वर्तमान सरकार ज़्यादा संजीदा है। ट्रांसपेरेंसी बहुत है, लोगों के खाते में पैसे जाना हो, डिजिटल की बात हो, इसको लेकर के एक अभूतपूर्व परिवर्तन हम सारे देश के अंदर देख रहे हैं। सर ये बताइए कि जैसे किसानों का मुद्दा हर एक क्षेत्र में अलग अलग है, तो कहीं भी ये देखने को मिल रहा है किसान जो है राजनीतिक पार्टियां हैं जो उनके मनोनुसार उनकी शिकार हो रही है। तो अब किसान की परिभाषा क्या हो सकती है कि किसान किस मोड़ पे जा रहा है, किसी का वो निवाला बन रहा है या वो अपना हित नहीं समझ पा रहा है या आप लोग समझा नहीं पा रहे हैं? ये बात सत्य है, उनको भारत सरकार को वापस मिला। बिल्कुल सही बात है। और माननीय मोदी जी ने कहा है कि हम किसानों को, जो हमारे जो छोटे किसान हैं, गरीब किसान हैं, जिनके लिए वास्तव में ये बिल था, इस पर जितनी चर्चा नीचे तक होनी चाहिए थी, जितना डिस्कशन होना चाहिए था, शायद वो नहीं होने के कारण से जो ऐसे ठेकेदार टाइप के और जो एक प्रकार से किसानों के माफिया हैं, तो जो चीज़ों को, दाम को बढ़ाने में और इसको स्टॉक मेंटेन करने में विश्वास रखते थे, उन्हीं लोगों के कारण से पूरा देश का वातावरण दूषित हुआ, खराब हुआ। पहली बार देश में कोई एक आंदोलन किसानों को लेकर के 1 वर्ष तक चला। धैर्य की परिसीमा टूटने के कारण से बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ने औचक और यह स्वीकार करते हुए कि हम फिर से, जब हम अपने किसानों को, गरीब लोगों के, जो गरीब किसान, सीमांत किसान हैं, छोटे किसान हैं, उनको समझा लेंगे, फिर इस पर चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। और इसका नाजायज फायदा कुछ लोगों को जरूर मिला है, ऐसा किसानों के लिए सरकार आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। और ऐसा कानून बन सकता है जो उनको लाभ। अब ये क्या स्वरूप होगा, ये अब चर्चा परिचर्चा के बाद ही हम इस पर आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमको लगता है। सर सबसे बड़ी समस्या यूपी में छुट्टा पशुओं की मिल रही है, तो इसके लिए आप लोगों ने सरकार के बीच कोई प्लानिंग रखी है? क्योंकि आप लोग किसानों के बीच काम करते हैं, तो किसानों की जो समस्याएं हैं, तो किसान कहीं न कहीं उस समस्या का कोई समाधान भी आप लोगों के बीच रखते होंगे, क्या उसकी कोई? बिल्कुल। क्या है कि आज की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उनके अंदर हम ये कह सकते हैं कि बहुत छोटे छोटे स्वार्थों के कारण से चीज़ों को भड़काने में उनको कोई संकोच नहीं होता है। इसलिए कई स्थानों पर देखा गया है कि ऐसे मुद्दों को पकड़कर उसको विद्रूप करना, उसमें जो चीज़ें हैं कि उसको कहते हैं कि
आग में घी डाल करके उसको भड़काना, ऐसा ही काम करते हैं। आप देखेंगे बिना गाय के भारत अधूरा है। अगर गाय और बैल ये कटते जाएंगे, कृषि प्रधान देश में आज हरित क्रांति वाला जो प्रदेश था पंजाब, वह भी आज वहाँ किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? तो जो खेत में रासायनिक चीजें बढ़ रही हैं, पेस्टिसाइड बढ़ रहा है, रासायनिक खादें डाली जा रही हैं, इस कारण से हम देख रहे हैं कि आज खेती में जो हमारी उर्वरा क्षमता है मिट्टी की, वो कम हो रही है। अगर हमको जैविक खेती की ओर बढ़ना है तो हमको गाय को, बैल को, जो हमारा गोचर है, गोधन है, इसको बचाना पड़ेगा। ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कैसे बचे ये सबको सोचना है। सरकार सोचे ये अपेक्षित नहीं है। हर एक किसान को, हर एक भारतीय को गाय बचाने के लिए सोचना ही पड़ेगा। विपक्ष इस पे भी उंगली उठा रहा है। विपक्ष का तो काम है, तो जो सत्ता में आने वाले लोग हैं उनको उसकी रक्षा करनी चाहिए। जैविक खाद इस पे भी वो लोग उंगली उठा रहे हैं। अभी से ही खासकर चुनाव में भी उसको एक हाथ से काव्य के रूप में टारगेट कर रहे हैं कि सरकार इस तरह बोल रही है, इसका क्या गोबर का सोना निकलेगा वगैरह वगैरह। बहुत से लोग मंदिर पर भी हास्य करते थे, आज वो लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं। जो भारतीयता है उसको नकारा नहीं जा सकता है। जो सत्य है, जो सूरज है, उसको छिपाने से नहीं छिपेगा। इसलिए गोबर का महत्व बाहर से आयात करना पड़ रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। जो कृषि प्रधान देश, हमारे कृष्ण का देश, हमारे जो गाय चराने वाले ऐसे समाज में रहे लोग, बिना गाय के परिवार अधूरा है और बिना गाय के अर्थ अधूरा है। इसलिए मुंशी प्रेमचंद ने एक उपन्यास लिखा है गोदान। उसमें जो पात्र है होरी है, उसमें लिखते हैं कि गाय ये धार्मिक का विषय नहीं है, वो उसके मन में यही है। अंत में ये दिखाते हैं कि अगर मेरे घर में एक गाय आ जाए तो हमारी आर्थिक विपन्नता खत्म हो जाए। इसका मतलब क्या है? अगर एक घर में एक गाय है तो कोई भूखा नहीं मर सकता है, इसलिए उसको गौ माता कहते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं। पूरे गाय को हम देखेंगे उसमें सभी देवताओं का वास है। ये क्यों जोड़ा गया है? तो ये बहुत ही वैज्ञानिक और पशु है, इसलिए उसको धर्म में भी जोड़ा गया है। उसका गोबर, उसका मूत्र, उसको केवल उसका लर सहलाने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो जाती है। ये कोई कपोल कल्पित या गल्प वाली बात नहीं है, ये वैज्ञानिक तथ्य है। बड़े बड़े कैंसर के डॉक्टर बोलते हैं कि आप अपने गाय की लर को सहलाइए, तो उसके हर खुर में है। तो जो देसी गाय है, ये विलायती गाय नहीं, जो देसी जिसको कुबड़ है, कुबड़ से क्या होता है कि सन रेज लेती है, इसलिए गाय का दूध पीला होता है, स्वर्ण होता है। तो उसमें सारे तत्व अगर किसी चीज में है, माता के दूध के बाद बच्चे को केवल गाय का ही दूध दिया जा सकता है। इसलिए गाय को हमारी माता ऐसे नहीं कहा गया है। तो वो माता है, माता के रूप में व्यवहार करती है, आपको उसी अनुसार देखती है, पालन करती है। इसलिए गाय के बिना भारत अधूरा है। जो लोग वो बोलते हैं वो भी गाय पालक ही हैं, केवल वोट के लालच में भड़काने का काम करते हैं और इससे अलावा और कोई काम नहीं। सर, अभी चुनाव जो संपन्न हुआ है, तो इस चुनाव में आप किस नजर से देखते हैं? गांव के और शहर में क्या भाजपा गांव में कमजोर हुई है? नहीं, आंदोलन वगैरह की वजह से? अभी आपको परिणाम जब आएगा तो बहुत एकदम चौंकाने वाला परिणाम आएगा। मैं तो देख रहा हूँ, पश्चिम से लेकर के पूरब तक मैंने प्रवास किया है और अब जो ट्रेंड है, जो मुद्दे हैं वो बदल रहे हैं। पहले कभी बहुत पहले गरीबी मुद्दा हुआ करता था, फिर मजदूर मुद्दा हुआ करता था, फिर कभी मंदिर मुद्दा हुआ, जो भी है। अब जो है जाति से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है, विकासवाद एक बड़ा मुद्दा बन रहा है। लोगों को जाति का व्यक्ति बोलने पर उनको संकोच लगता है। मुझे ये यादव वाली पार्टी है, ये अच्छा नहीं लगता हमको। हरिजन के हम लोग सपोर्टर हैं, इसलिए हमको मायावती पार्टी अच्छा नहीं लगता है। जो पढ़ा लिखा नौजवान है, जो थोड़ा जागरूक हो रहा है, वो इससे अब ऊपर उठ रहा है। तो पूरे देश का उसको चिंतन ध्यान में आ रहा है, क्योंकि सबके हाथ में 5G मोबाइल है, 4G मोबाइल चल रहा है
वो सारी दुनिया को अपने आंखों के सामने देख रहा है। आज यूक्रेन को लेकर के सब गांव-गांव के अंदर देख रहे हैं, सब लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं। इसलिए अब वो क्षेत्रीयता, जातीयता से ऊपर उठ करके और विकास के नाम पर यह एकजुट है। हमको तो लग रहा है कि जितना पिछली बार थे वो भी पार कर गए तो कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि अंडर करेंट और कोई भी वोटर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन देश के लिए, समाज के लिए बहुत आगे बढ़ करके, मैं तो फूलपुर में देख रहा हूँ, फूलपुर में त्रिकोणीय लड़ाई हो जाए, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इस लोकतंत्र की। हम बोल सकते हैं कि जो लोग सोचते थे कि नहीं हमारा एक तरफा और वोट होगा, अब उससे हटकर, एक प्रकार से उस गुलामी से हटकर, उस मानसिक गुलामी से हटकर एक निर्भयता का वातावरण, निर्भय होकर और समाज आगे आकर वोट कर रहा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि त्रिकोणीय लड़ाई हो रही है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा। अभी मैं भी टीवी में देख रहा था, छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल के, हाई स्कूल, इंटर के हैं, लड़कियां हैं, उनका कहना है कि मैं तो शौचालय के कारण नहीं जाते थे, सुरक्षा, हम घर से निकलेंगे वापस आएंगे इसमें डर लगता था। अब पूरा समाज निर्भय हो रहा है। खास करके लड़कियों के लिए हम कहेंगे कि जो उनके लिए हेल्पलाइन बनाई गई है उस पर कितना तेजी से पुलिस और एक्टिव होती है। तो जो कानूनी मुद्दे हैं, सुरक्षा का मुद्दा है, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा मानदंड स्थापित कर चुकी है, जिसको अन्य प्रदेश भी बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, अनुकरणीय है। एक प्रोफेसर नेपाल को लेके बताया जा रहा है कि नेपाल जो है भारत से पहले जितना लगाव नहीं रहा, जबकि आप नेपाल के भी किसान संघ के प्रभारी है, मजदूर संघ। तो आप जो है, क्या नेपाल में ऐसा कुछ हो रहा है कि भारत से दूरी बढ़ रही है, किस कारण से, या ऐसा कुछ अनुभव किए पहले से मजबूत है? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि चाइना की नज़र नेपाल पर आज से नहीं, शुरू से, मैं तो लगभग 25-30 साल से देख रहा हूँ, उससे पहले से ही नेपाल पर नज़र रहती है। क्योंकि नेपाल एक बफर स्टेट है और वो नेपाल में अपनी गतिविधि बढ़ा करके और एक दबाव बनाने की कोशिश करता आ रहा है। इसलिए भारत के लोगों को और वहाँ पर एक एंटी इंडिया मूवमेंट चलाने की कोशिश करता है। लेकिन नेपाल और भारत के रिश्ते ये बिल्कुल छोटे भाई बड़े भाई की तरह है। सांस्कृतिक एकात्मता हम देखेंगे तो माँ जानकी वहाँ हैं, भगवान राम यहाँ हैं। तो नेपाल जो है उसका संबंध हमारा एक रोटी बेटी का संबंध है। आम नागरिक जो भी नेपाल के हैं वो भारत में आते हैं, उनका संबंध यहाँ होता है, और भारत के लोगों का संबंध यहाँ पर है। व्यापारिक दृष्टि से भी देखेंगे तो पूरा उत्तराखंड से लेकर के सिलीगुड़ी तक, पश्चिम बंगाल तक जो बॉर्डर है, उसमें सब भारत के लोगों के साथ नेपाल के बंधुओं का बहुत अच्छा रिश्ता है। इसको भड़काने की कोशिश हो रही है। अभी माननीय मोदी जी ने उद्घाटन करने वाले हैं, जनकपुर तक की रेल की लाइन अब बिछ गई है, रोडें भी बन रही हैं, तो उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। कुछ स्वाभाविक है, विरोधी लोग इसको भड़काने की कोशिश करते हैं, जबकि वो अप्राकृतिक है, ये संभव नहीं है जबरदस्ती किसी चीज को ला देना। अच्छा, आप आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे पूरे एक समाज को, एक परिवार के तौर पे, किसानों को और समाज के लोगों से जुड़े लोगों? आज के इस लोकतंत्र के उत्सव में हम सब भारतवासी और राष्ट्रवाद को लेकर, विकासवाद को लेकर के अपना दृष्टिकोण स्थापित करें। आने वाला समय, आने वाली परिस्थिति, एक देश जो बदल रहा है, उसमें हम सबकी जिम्मेदारी सामूहिक है। सब लोग भारतीय हैं, भारत देश सबका है, हम देश के मालिक हैं, हम देश के नौकर नहीं हैं। हमको अपना देश बनाना है, इसलिए अपना निर्णय देश के हित में और हमको करने की छूट मिले, अपनी बुद्धिमत्ता बढ़े, यही मुझे आप सबसे कहते हुए आनंद हो रहा है। सभी को बहुत बहुत नमस्कार।